गोदी मीडिया के बाद अब आजकल एक नया नाम सुनने मिल रहा है, वो है गोदीवुड। वैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसे ऑफिशियली बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, उसका नाम तो वैसे समय समय पे लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलते रहते हैं। कभी ये कराची वुड के नाम से पुकारा जाता है, तो कभी ये खान वुड, उर्दू वुड या वल्गर वुड जैसे और भी नामों से नवाजा जाता है। अब इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, वो है गोदीवुड। अब इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस मूवी में नेशनलिज्म कूट कूट कर भरा होगा, जो मूवी हिंदू हित में बात करेगी, किसी ऐसे पर्सनालिटी की बायोपिक बनेगी जिसे अब तक इग्नोर किया गया हो, बीजेपी के किसी लीडर पे बेस्ड मूवी बनेगी, या कोई भी ऐसी फिल्म बनेगी जो बीजेपी को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बेनिफिट देती है, वो सारी मूवीज गोदीवुड के कैटेगरी में आ जाएंगे। अब चलो थोड़ी देर के लिए सही हम ये मान लेते हैं कि द कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, 370 और बस्तर जैसी फिल्में बीजेपी को ही ज्यादा फायदा देती है और ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। पर क्या ऐसा केवल आज के समय ही हो रहा है? क्या इससे पहले कोई सी भी पार्टी बॉलीवुड या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का फायदा नहीं उठाती थी? 2004 से 2014 के बीच जब कांग्रेस का ही राज था, तब चांद बुझ गया, परजानिया, धर्म और फिराक जैसी फिल्में और फाइनल सॉल्यूशन, टेल्स फ्रॉम नापा और हे राम जैसी डॉक्यूमेंट्री बैक टू बैक आए, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बीजेपी को ही अटैक और कांग्रेस को सपोर्ट करती थी। इवन 2009 में आई गुलाल और 2013 की काय पोचे, जो अगेन स्लाइटली बीजेपी को ही टारगेट करती थी। इन सारी फिल्मों के अलावा और भी बहुत सी ऐसी फिल्में आई जिसे कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए और बीजेपी के अगेंस्ट यूज किया, पर उस वक्त कांग्रेस वुड जैसे वर्ड्स कभी भी चलन में नहीं आए। तो कहने का मतलब यही है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, सिनेमा को अपने हित के लिए यूज हमेशा से ही हर पार्टी करते आई है और करते रहेंगे भी। वैसे यहाँ केवल पार्टीज को ही ब्लेम करना सही नहीं है, बल्कि फिल्म मेकर्स भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं, जो हमेशा से ही ट्रेंड को देखते हुए उसे फॉलो करते हैं, जिसके ही नतीजतन बैक टू बैक हमें ऐसी फिल्में देखने मिलती है। जैसे कश्मीर फाइल्स के ह्यूज सक्सेस के बाद बहुत से फिल्म मेकर्स आनन फानन में ऐसे टॉपिक पे फिल्म बनाने लग गए, और कुछ कुछ तो इतने हड़बड़ी में बनाए गए कि उसका ट्रेलर देखकर ही फील हो गया कि इसे बस करंट सिचुएशन को कैश करने के उद्देश्य से ही बनाया गया है। असली मुद्दे से शायद उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। फिल्म हिंदुत्व इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जिसका डायरेक्टर हिंदुत्व मूवी बनाने से पहले हवस, गर्लफ्रेंड और मित्तल वर्सेस मित्तल जैसी बी ग्रेड की मूवी ही बनाते थे, बट जब उन्हें ये नजर आया कि अब तो हिंदुत्व जैसी फिल्मों का दौर चल पड़ा है, तो वो भी अपनी राह बदल लिए। पर शायद ऑडियंस ने भी इन सब चीजों को समझ लिया, इसीलिए ये फिल्म कब आई और कब गई पता ही नहीं चला। गदर 2 भी, जिसका प्लान न जाने कब से किया जा रहा था, पर उसकी वापसी भी फाइनली 23 साल बाद हुई। ये भी गौर करने वाली बात है कि रामायण के ऊपर कभी भी बॉलीवुड या दूसरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने कोई बड़ा अटेम्प्ट नहीं किया था, पर पिछले 5 से 10 सालों से लोगों का धर्म के प्रति झुकाव को देखते हुए अब बहुत से फिल्म मेकर्स हमारे इंडियन हिस्ट्री को भी यूज कर रहे हैं और बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना किसी डीप स्टडी के ही इसमें कूद रहे हैं। आदि पुरुष नाम का जो इतना बड़ा ब्लंडर क्रिएट हुआ, वो इसी हड़बड़ी का ही नतीजा था। वैसे ये फिल्म भले ही कितनी भी बेकार तरीके से बनाई गई थी, पर फिर भी इस फिल्म ने न केवल अपनी लागत वसूल ली, बल्कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा लिया। और शायद यही एक वजह है कि रामायण के ऊपर फिल्म बनाने का सिलसिला अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। डायरेक्टर नितेश तिवारी रणबीर को लेकर एक और रामायण बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें बताती है कि न केवल पार्टीज बल्कि फिल्म मेकर्स भी ट्रेंड के हिसाब से ही चीजें लेकर आने लगते हैं, क्योंकि एट लास्ट फिल्म मेकर की आइडियोलॉजी भी वही होती है जो जनता की होती है। उन्हें अगर ऐसी फिल्मों से फायदा हो रहा है तो वो बनाएंगे ही, भले ही वो किसी पार्टी विशेष को पसंद करे या ना करे। तो मुझे यहाँ गोदीवुड जैसा फैक्टर तो नजर नहीं आता, क्योंकि ये सब पहले से होता आ रहा है। पर पहले और अब में बस इतना फर्क है कि पहले अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म उतना नहीं था, लोग चीजों को समझते तो जरूर थे, पर अपना व्यू पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। पर आज चीजें ठीक इसके उलट है। अब तो कोई भी कहीं भी तुरंत अपना विचार व्यक्त कर सकता है, और इसीलिए ही चीजें बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है, और जो लंबे समय तक इम्पैक्ट भी क्रिएट करती है। अब अगर बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये सब चीजें केवल इंडिया में ही होती है, बॉलीवुड ही ऐसा करती है, तो मैं बता दूं कि प्रोपेगेंडा के मामले में यूएसए और उनका हॉलीवुड हमसे कोसों आगे है, जिनका प्रोपेगेंडा केवल अमेरिकन पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी उतना ही टारगेट करते हैं। अब इसके बाद अगर इंटॉलरेंस की बात की जाए, जिसके लिए ये कहा जाता है कि आज के समय में कोई भी एंटी बीजेपी या एंटी हिंदू फिल्म नहीं बना
सकता, जबकि कांग्रेस के समय में फिल्म मेकर्स करंट सरकार के अगेंस्ट मूवी बहुत ही आसानी से बना लेते थे। अब ये बात भी उतनी ही गलत है जितनी गोदीवुड वाली बात थी। जितनी आज की सरकार अपने अगेंस्ट बनी फिल्मों को बैन करवाती है, उससे कई गुना ज्यादा फिल्में कांग्रेस भी बैन करवा चुकी है। कौम दे हीरे, हवाएं और अमू जैसी फिल्में जो सिख रॉयड पे बेस्ड थी, उसे कांग्रेस सरकार ने पार्शियली बैन करवा दिया था। इतना ही नहीं, बीसीसी के द्वारा बनाई जा रही डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर को भी प्रोडक्शन के टाइम से ही इसे इंडिया में बैन कर दिया गया था। हालांकि पहले बाकी कंट्रीज में रिलीज हो जाने के बाद 2015 में इसे इंडिया में भी रिलीज कर दिया गया, पर कांग्रेस ने किसी तरह इसे चुनाव से पहले रिलीज न करवाने में सफल हो ही गई। गोकुल शंकर, गरम हवा, आंधी और एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म किस्सा कुर्सी का और पॉपुलर बुड्ढा जैसे न जाने ऐसी कितनी फिल्में हैं जिसे कांग्रेस की सरकार ने इसे रिलीज होने से पहले ही ब्लॉक कर दिया था। तो सीधी सी बात यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार कोई सी भी हो, अगर उनके पास फुल मेजोरिटी के साथ सत्ता है तो वो फिल्म इंडस्ट्री को भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, फिर चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या फिर बाइडेन की ही सरकार क्यों ना हो। वैसे इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।